हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, पार्ट 22 अपने इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड लास्ट पार्ट है, इसमें आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास बचेंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस, ठीक है, वो आपको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो आज वाला जो पार्ट है इसमें जो पहले दो क्वेश्चन है वो मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम को कंबाइन करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस काफी बड़े हैं वो वाले। और क्या है कि अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, मुझे बहुत टाइम लगता है उसमें। तो बाकी के तीन क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम के अलग होंगे, हिंदी के अलग होंगे। लेकिन पहले जो दो क्वेश्चन है वो मैं क्या है हिंदी और इंग्लिश मीडियम को कंबाइन ही करवाऊंगा। तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन है, इसका डायग्राम बना रखा है। देखो क्या है ये चीज कि आपको क्या निकालना है। आपके पास बुक भी होगी, उसमें आप पढ़ भी सकते हो कि ये एक सर्किट दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है, ठीक है। ठीक है, यानी बहुत ही, यानी कि अपने को ऐसे लगता है भी हार्ड है सर्किट ये वाला। सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये दो ए और बी पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट के बिटवीन आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब कि तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे इसका, वो चीज देखो आप, ठीक है। तो यानी कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, चित्र से ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है पहला। तो देखने में ही मुश्किल है, करने में बिल्कुल आसान है। अब समझो कैसे। अब आप ये चीज देखो, यहां पर आपको बस यही ढूंढना होता है इस क्वेश्चन में कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में, कौन सा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है प्रतिरोध और कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इतनी चीज अगर आपने पता कर ली तो मतलब बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं आपको करना पड़ेगा, ओनली आपको क्या है, समांतर और श्रेणी क्रम का पता लगाना होगा। तो अब पता कैसे लगाते हैं वो आप देखो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बैटरी जोड़ देता हूँ इसके साथ, इन दो पॉइंट के बिटवीन, ठीक है। अब यहां से करंट चलाओ आप, ये वाला मान लो आई करंट है। ये आई करंट क्या है, यहां पे इस पॉइंट जब ए पॉइंट पे आएगा तो पांच पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि पांच तारें यहां से लगी हुई हैं, पांच भागों में डिवाइड होगा, पांच भागों में बढ़ जाएगा ये। तो यहां मान लो i1 जाता है, यहां i2 जाता है, यहां i3 जाता है, यहां i4 जाता है और यहां पे i5 जाता है। ऐसे करके करंट जाता है, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या कि ये वाला जो करंट यहाँ पे, अगर मैं I1 की बात करूं तो जो इस 3 ओम यानी 3 ओम के रेजिस्टेंस से जाएगा वो यही करंट आगे यहाँ पे क्या है, इस 3 ओम से जाएगा, क्योंकि एक ही वायर से दोनों ये जुड़े हुए हैं, दोनों कनेक्ट हैं एक ही वायर से, एक ही तार से जुड़े हुए हैं। मतलब कि ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम यहाँ पे क्या है, श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। समझ आई बात इतनी। तो मतलब इन तीन और तीन, ये वाला 3 और 3 किस में है, श्रेणी में। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहां से करंट दो वायर्स में अलग अलग जा रहा है, दो तारों में अलग अलग विभाजित हो रहा है। तो अब ये वाले जो दोनों प्रतिरोध हैं, इस प्रतिरोध यानी इस रेजिस्टेंस के साथ क्या है, ये समांतर क्रम में है, क्योंकि करंट बढ़ता कहां पे है, डिवाइड कहां पे होता है, समांतर क्रम में। और एक समान यानी सेम किस में रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। समझ आई बात। तो मतलब कि ये दोनों तो श्रेणी में और इसके साथ समांतर में है। अब फिर से जब इन तीनों को सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे एक प्रतिरोध आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब वो वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, अब उसमें से जो करंट जाएगा वही करंट आगे जाके यहाँ पे से जाएगा। समझ आई बात। और फिर यहां से ये वाला और ये वाला फिर से श्रेणी में और ये इसके साथ समांतर में, मतलब ये और ये इसके, ये और ये इसमें सीरीज में और ये फिर इसके साथ पैरेलल में। ऐसे सीरीज ही बनती जाएगी पूरी, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं इन दोनों को, तो ये दोनों मिलके कितने ओम का रेजिस्टेंस बनाएंगे, 6 का बनाएंगे, 6 ओम का बनाएंगे। तो मतलब कि मैं इन दोनों को हटा के यहां पर और यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना लगा सकता हूं, 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूं। ये 6 ओम लगा दिया, ठीक है ना। मुंह जुबानी क्वेश्चन हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। अब 6 और ये वाला 6 फिर से किस में है, पैरेलल में है यानी समांतर में। तो दो अगर रेजिस्टेंस समांतर में हो तो जो उनका इक्विवेलेंट या तुल्य निकालते हैं वो 36/12 मतलब 3 ओम आ जाएगा। 3 ओम आ जाएगा, मतलब इस 6 और 6 का दोबारा से कितना बन गया, 3 ओम बन गया। तो अब इस 6 को हटा दो, इस 6 को हटा दो और इन दोनों की जगह पे यहां पे क्या करो, एक नया रेजिस्टेंस लगा दो 3 ओम का, ठीक है। अब फिर से ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम क्या है, दोबारा से अगर मैं यहाँ पे करंट भेजू तो वो करंट इधर जाएगा और एक करंट आपका इधर जा रहा है। तो मतलब इन दोनों में से फिर से क्या होगा, समान करंट जाएगा,
यानी इक्वल करंट जाएगा और ये दोनों फिर से क्या है, श्रेणी में और इसके साथ फिर से समांतर में। यानी 3 3 6, यानी एक ट्राइंगल बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है और उसके तीनों प्रतिरोधों का तुल्य अपने पास लास्ट में कितना आ रहा है, 3 ओम आ रहा है। समझ आई बात, कितना आ रहा है, 3 ओम आ रहा है, 3 3 6 का 3 ओम आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे ये तीनों हट जाएंगे, अब तीनों हट जाएंगे और लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे 3 ओम बच जाएगा। फिर ये 3 3 6 वाला ग्रुप बन रहा है फिर से, फिर 3 3 6 का 3 बनेगा और लास्ट में जो अपने पास डायग्राम बन जाएगा बच्चों वो ऐसे बन जाएगा। यानी यहाँ पे एक बात कर रहा हूं मैं, एक रेजिस्टेंस आपका ये वाला है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस आपका ये वाला है और यहाँ पे आपके क्या है, बैटरी लगी हुई है, प्लस और माइनस ये ए और बी पॉइंट, ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये बचेंगे क्योंकि ये 6 फिर से क्या बन जाएगा, 3 ओम बन जाएगा। तो अब देखो यहां से करंट जाएगा तो वही करंट इसमें से जाएगा, लेकिन यहां पे करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 3 और 3 क्या बन जाएंगे, दोनों फिर से सीरीज में या श्रेणी क्रम में बनेंगे। किसमें बनेंगे, ये श्रेणी क्रम में बन जाएंगे। तो मतलब 3 और 3 का क्या हो गया, 6 ओम हो गया यहाँ पे। अब ये 6 ओम और ये 3 ओम फिर से क्या है, समांतर में है। तो समांतर में जब आप निकालोगे तो 6 इंटू 3 बटा में 6 प्लस 3 यानी 18 बटा 9 यानी 2 ओम आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर इसको थ्योरेटिकल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन पेपर में आने के चांस बिल्कुल ही नहीं है। फिर भी अगर आता है, क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है तो आ भी सकता है, तो आप सारे रेजिस्टेंस को क्या करो, आप ऐसे मान लो भी एक R1 है, R2 R3 R4, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे ये दो लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे लगे हुए थे और यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ 3 ओम और 3 ओम के थे। तो अब देखो इसको मान लो R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो R1 और R2 का इक्विवेलेंट निकालो, वो 6 ओम आएगा। फिर इस 6 ओम को आप क्या मान लो, RA मान लो। फिर आप RA और R3 का निकालो, वो फिर से क्या आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो, यानी लास्ट में आंसर आपका 2 ओम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 3 6, 6 और 6 फिर से 3, 3 और 3 6, 6 और 6 फिर से 3, इस टाइप से रेजिस्टेंस आपके बनते जाते हैं। तो इसमें थ्योरी नहीं है, आप अगर हिंट के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्वेश्चन आप ये वाला खुद करोगे। समझ आई बात आपके, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसको मैं रफ करता हूं यहीं पे ही, और जिस बच्चे के नहीं भी समझ आता तो इसको नोट्स में मैं कर दूंगा, इसकी थ्योरी लिख दूंगा नोट्स में, ठीक है ना। जिस बच्चे को नहीं भी पता लग रहा भी कैसे करना है तो नोट्स में इसकी थ्योरी लिख दूंगा, वहां से आपको पता लग जाएगा। समझ आई बात, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। तो इसमें देखो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम के लिए आज से इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको इसका आंसर डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या है कि अब तो अपने सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे आपका कंपटीशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो कहीं 12वीं के बाद तैयारी करने, तो वो आपको ऐसे क्वेश्चंस वहां पे डायरेक्ट ना करवा के ट्रिक बता देंगे भी हाँ बस इसका ये आंसर रट लो आप, ठीक है। तो वहां पे आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि सर हमें तो निकाल के समझाओ, वो आप यहीं पे सीख सकते हो 12वीं क्लास में। तो तभी मैं आपको कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ आपको, ये ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट के बिटवीन ये देखो बहुत सारे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध लगे हैं, ये प्रतिरोध लगे हैं और प्रतिरोध कहां तक जा रहे हैं, अनंत तक, यानी इनफाइनाइट टिल इनफाइनाइट तक ये क्या है, ये सीरीज है ऐसे रेजिस्टेंस की, अनंत प्रतिरोध चलते ही जाते हैं, बस ऐसे लगे हुए हैं भाई, ये वाला आर, ये वाला आर, आर 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 ऐसे करके इनफाइनाइट तक है। तो अब इनका क्या कह रहा है, ये ए और बी के बिटवीन इस इनफाइनाइट सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, मतलब ए और बी के मध्य जो ये अनंत श्रेणी लगी है इसका तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। समझ आई बात। तो अब इसको देखो कैसे करेंगे, जो इसका यानी सबसे बढ़िया तरीका है करने का, अपने क्या करते हैं कि यहां पे ये इनफाइनाइट लगे हुए हैं, आर कितने हैं, इनफाइनाइट है, जो आर प्रतिरोध है कितने हैं, इनफाइनाइट। अब इस इनफाइनाइट में से मैं शुरू वाले दो निकाल लेता हूं, बस इनफाइनाइट में से दो माइनस कर देता हूं, तो बताओ कितना बचेगा। फिर हो गया ना कंफ्यूजन वाला। अब देखो इनफाइनाइट अपने को पता ही नहीं, डिफाइन नहीं है, बहुत ही ज्यादा नंबर होता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। अब बहुत ही ज्यादा बड़े में से अगर मैं आपको कहूं कि दो निकाल दूं मैं, तो कितना रहेगा,
उतना ही रहेगा, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर अगर आपको मैं कह दूं भाई आपके पास 10 अरब रुपए हैं, उसमें से 2 रुपए निकालो आप, तो आप क्या करोगे? ऐसे थोड़ा लिखोगे 9.99999 ऐसे करके, तो आप कहोगे कि सर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर अरबपति है कोई बंदा जिसके पास 10 अरब रुपए हैं और वो 2 रुपए किसी को दे देगा, उसको फर्क पड़ेगा क्या? वही चीज यहाँ पे है, इनफाइनाइट में से आप कुछ भी निकाल दो वो इनफाइनाइट ही रहेगा। समझ आई बात? और अपने क्या करते हैं कि जो इस टोटल जो ये आपका सर्किट है, इसका अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है, ठीक है ना? यानी कि जो इसका तुल्य प्रतिरोध है, आर इक्विवेलेंट है, वो एक्स है, ठीक है? अब पूरे का एक्स है, तो अगर मैं इतना सर्किट इतने का निकालना चाहूं भी, ये दो क्या करूं, ये वाला रेजिस्टेंस छोड़ दूं, तो इतने का भी क्या होगा? एक्स मान सकते हैं अपने, ठीक है ना? क्या करना पड़ेगा? एक्स मान सकते हैं। मतलब अगर पूरे का इनफाइनाइट का क्या है, एक्स है, तो इनफाइनाइट में से अगर 2 निकाल दोगे तो क्या फर्क थोड़ा पड़ जाएगा उससे। तो ये चीज आपको यहाँ पे मान के चलनी पड़ेगी। अब कई बच्चे, पता है मेरे साथ पिछली बार भी ये उनकी यानी जिद हो गई थी ये कि सर ये 2 निकालेंगे तो हमें तो अलग से करके दिखाओ। तो भाई मेरे को तो वो मेथड आता नहीं है। अगर आप में से कोई फिजिक्स का इतना तगड़ा बंदा है कि जो इसको सॉल्व कर सके भी, इनफाइनाइट सीरीज को, इनफाइनाइट को डिफाइन करके उसको सॉल्व कर सके, तो वो मुझे जरूर बताना। क्योंकि देखो मैं अपने आप को टीचर नहीं स्टूडेंट ही मानता हूँ, और आज तक सीखता रहता हूँ। अगर मुझे मेरे स्टूडेंट से कुछ सीखने को मिलता है ना, तो मैं उनसे भी सीखता हूँ, और आपकी भी यही प्रवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है ना? जो सीखने की प्रवृत्ति को कभी नष्ट नहीं होने देना चाहिए। तो देखो इक्विवेलेंट अपने एक्स मानते हैं पूरे का, तो अगर इन 2 रेजिस्टेंस को मैं निकाल भी दूंगा इसमें से, तो फिर भी तो क्या होगा? इक्विवेलेंट एक्स ही रहेगा, क्योंकि है ही इनफाइनाइट सीरीज। तो मैं मानता हूं कि जो ये वाले बचे हैं जितने लास्ट में, इन सब का इक्विवेलेंट आपका एक्स है। क्या है? एक्स है। और ये एक्स आपका आर इक्विवेलेंट के बराबर है। मतलब कि आपको सीधी सी बात है, जो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह रहा है, ये यहाँ पे एक्स है, और एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है किसकी फॉर्म में? इस आर की फॉर्म में, ठीक है ना? ये एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। समझ आई इतनी बात? तो अब देखो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। देखो क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ये है तुल्य परिपथ, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है? तो यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने। तुल्य परिपथ से, फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, इसके नोट्स मैं आपको अलग अलग ही दूंगा। फ्रॉम इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है? इक्विवेलेंट सर्किट से अब देखो कि आपको बस इसमें यह पहचानना है कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां से डायरेक्ट पता लग रहा होगा कि अगर मैं यहां से करंट चलाऊं तो वो यहां पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे आके मिल जाएगा और इधर बी में चला जाएगा, ठीक है? मतलब यहाँ पे अगर बैटरी लगाता हूं मैं यहाँ पे ए और बी के बिटवीन प्लस माइनस, तो करंट इसमें से जाएगा, और ये करंट इस यहाँ पे 2 में से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों तो किस में है? पैरेलल में, और ये इसके साथ सीरीज में है, ठीक है ना? क्योंकि इन दोनों का जब मैं निकालूंगा इक्विवेलेंट, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये आपके क्या है? 2 पॉइंट है, ए और ये वाला बी, यानी इन दोनों का मिला के इस एक्स और आर का ये वाला आ जाएगा, और ये फिर से आर के साथ क्या आ जाएगा? सीरीज में, क्योंकि यहां से करंट जाएगा और वही करंट इसमें से जाएगा। तो आपको एक चीज तो पता लग गई होगी कि सीरीज और पैरेलल का पता किससे लगता है? करंट फ्लो से, विद्युत धारा प्रवाहित करने से लगता है। अगर तो बंट जाए तो पैरेलल में यानी समांतर में, और अगर ना बटे, इक्वल जाए, समान जाए, तो श्रेणी में। तो अब देखो क्या है, मैं यहां से डायरेक्ट लिखता हूं, तुल्य परिपथ से जो आपका x है। अब इस पूरे परिपथ का कितना है? मैंने आपको कहा था पूरे का भी कितना है? x है, और इतने का भी कितना है? x है। तो यहां से मैं लिखता हूं x बराबर, अब देखो इन दोनों का तो क्या है? पैरेलल में है, यानी समांतर में है, तो rx बटा r प्लस एक्स। अब ये फिर से किसके साथ है? इसके साथ है श्रेणी में, तो श्रेणी में लिख दिया। या आप क्या करो, मान लो इसको अलग से निकालो भी, इसका पहले ये समांतर में है यानी सीधे पैरेलल में है, फिर ये सीरीज में है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये आर और एक्स तो क्या थे? पैरेलल में थे, समांतर में थे, तो इनका, और इसको फिर से आर के साथ क्या है? ये श्रेणी में, मतलब ये वाले डायग्राम से, और ये दोनों मिला के फिर से किसके?
एक्स के बराबर है, क्योंकि एक्स से अपने एक्स क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो मतलब ये वाली इक्वेशन बनानी है। तो x इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा, r प्लस एक्स आ गया, तो इस r से r प्लस एक्स का मल्टीप्लाई और प्लस में आर एक्स है आपके पास, और इसको इधर मल्टीप्लाई करो x r प्लस एक्स, इसका मल्टीप्लाई करो आर स्क्वेयर आर एक्स प्लस आर एक्स, यहाँ पे भी आर एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स। इस आर एक्स से ये वाला आर एक्स कैंसिल हो जाएगा एक, समझ आई बात। और ये क्या हो जाएगा, इस आर स्क्वेयर और आर एक्स को इधर ले आओ, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये अब क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण ये बन चुकी है। समझ आई बात आपको। तो द्विघात समीकरण ये बन चुकी है। तो अब अपने देखो क्या करेंगे बच्चों, तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना पड़ेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अपने पास क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। ठीक है ना, इसका डायरेक्ट तो क्या है, गुणनखंड नहीं होंगे, कंपोनेंट नहीं बनेंगे इसके, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बी की वैल्यू क्या है, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है, मतलब माइनस आर है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू क्या है आपके पास, सी, ये माइनस का आर स्क्वेयर है। और श्रीधराचार्य फॉर्मूला में लिख देता हूँ, एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता है। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो अब इसको सॉल्व करके देखो आप क्या आता है। पहले यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लो और इसको करके देखो। ठीक है ना, बाद में मैं तो करवा ही रहा हूं, तो आप खुद करके देखोगे, आपको ज्यादा पता लगेगा। तो x इज इक्वल टू, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, x इज इक्वल टू देखो माइनस बी, ये माइनस का r है और माइनस बाहर लगाना है, माइनस का माइनस r प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो b का स्क्वेयर करेंगे जब इसका, तो ये आर स्क्वेयर बनेगा, तो आर स्क्वेयर माइनस 4ac, 4a तो एक है, ठीक है, तो 4c कितना है, माइनस का आर स्क्वेयर है, लेकिन यहाँ पे माइनस फिर से है, मतलब 4r स्क्वेयर, और अपॉन में देखो क्या आ जाएगा 2a, तो 2a मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2। ठीक है ना, अब देखो क्या करेंगे अपने, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, तो x इज इक्वल टू, ये प्लस आर बनेगा, माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 5r स्क्वेयर और अपॉन में 2 आ जाएगा। समझ आई बात। अब देखो यहां पे दो वैल्यूज होंगी x की, एक वैल्यू तो होगी r प्लस अंडर रूट 5r स्क्वेयर और अपॉन में क्या आ गया 2, और एक वैल्यू होगी x इज इक्वल टू r माइनस अंडर रूट 5r स्क्वेयर अपॉन में 2। अब ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, देखो r प्लस r रूट 5 अपॉन 2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो या इसको करता हूं, तो r माइनस ये वाला r स्क्वेयर है, बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और ये अंडर रूट 5 और अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब एक चीज आप ये देखो यहां पर कि आपको पता है अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2 होता है, तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो मतलब ये वाला अंडर रूट है ये 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब मान लो 2.5 आ रहा है, या 2 आर ही मान लो इसको, 2 आर मान लो, तो आर में से 2 आर जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है बच्चों, आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस की वैल्यू का। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये वाली जो वैल्यू आप कह सकते हो नॉट पॉसिबल, ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसका इसकी जब वैल्यू निकालेंगे नेगेटिव आएगी, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इस वैल्यू को आपको नहीं लेना है, छोड़ देना है। समझ आई बात, आपको ये वाली वैल्यू लेनी है, और इसमें से आप r कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन में 2, जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो जबरदस्त क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझते हो, मैथमेटिक्स आपका बढ़िया है, तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। समझ आई बात।
तो उतार लो इसको और फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दो क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम के कंबाइन थे, अब अलग अलग करते हैं अपने, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने जल्दी जल्दी में लिखे हैं, समझ आ रही होगी आपको, बाकी आप बुक से देख सकते हो, तभी मैंने ये जल्दी जल्दी में लिखवाए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें आपके पास 3 प्रतिरोध है, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के, और इसको श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है सबसे तो पहले आपको, ठीक है। फिर आपको यदि प्रतिरोधों का संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी से किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता ज्ञात करो। भाई आपको ऐसे 3 प्रतिरोध दे दिए, एक रफ सा डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम वैसे जरूरत तो है ही नहीं इसकी, और इसको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, और 1 2 3 ओम के प्रतिरोध हैं ये वाले, ठीक है। तो आपको दिया है इसमें कि 12 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ दिया, तो इसमें से ये धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप सबसे पहले नंबर पर आपको क्या निकालना है, इसका तुल्य प्रतिरोध। तो आपको पता है कि जो इसमें 3 प्रतिरोध है, R1 1 ओम का है, R2 2 ओम का है और R3 3 ओम का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं अपने। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है श्रेणी क्रम में, बताओ। तुल्य प्रतिरोध तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। समझ आई इतनी बात, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्विलेंट। तो R इक्विलेंट का जो मान आएगा यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3, तो R इक्विलेंट जो आ जाएगा यहाँ पे 6 ओम आ जाएगा, ये आ गया। अब आपको कहा है कि इसको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता ज्ञात करो। हर एक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता निकालनी है। तो मैंने आपको कहा था कि इसमें से करंट हर एक में से सेम जाता है, ठीक है ना। तो अपने को करंट निकाल लेते हैं और फिर अपने वोल्टता के लिए V बराबर IR फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है ना। V बराबर क्या करेंगे, IR फॉर्मूला लगा लेंगे। तो अब अपने कहते हैं परिपथ में से प्रवाहित धारा, जो धारा I है ये कुल धारा होगी, और ये I इज इक्वल टू, देखो V बराबर IR होता है, तो I बराबर V बटा R, तो V टोटल वोल्ट था और R यहाँ पे R इक्विलेंट, क्योंकि जो पूरे परिपथ का धारा होगी वही हर एक प्रतिरोध में से जाएगी। तो I बराबर अपने पास आ जाएगा V मतलब 12 और इक्विलेंट मतलब 6 ओम, तो 12 बटा 6 2 एम्पियर धारा आ गई। अब आपको हर एक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर निकालना है। तो अगर मैं लिखूं प्रथम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, प्रथम प्रतिरोध पर वोल्टता यानी V1 का मान, तो V1 बराबर I इंटू R1 हो जाएगा, क्योंकि देखो I धारा समान रहती है हर एक प्रतिरोध में से जाने वाली, लेकिन प्रतिरोध का मान वो वाला ही आएगा। तो 2 इंटू में 1 मतलब 2 वोल्ट। इसी तरह अगर मैं दूसरे प्रतिरोध पर बात करूं V2 बराबर, तो IR2 आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 वोल्ट, और V3 जो आ जाएगा IR3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 वोल्ट, क्योंकि 2 गुणा 3, यानी इस पर 2 वोल्ट वोल्टता आ गई, इस पर 4 वोल्ट और इस पर 6 वोल्ट, और तीनों का योग लगा के देख लो 12 वोल्ट ही बन रहा है। मतलब अपने को एक चीज यहां से ये भी क्लियर होगी कि जो इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टता विभाजित होती है, डिवाइड हो जाती है हर एक प्रतिरोध पर, लेकिन करंट का मान हर एक में से सेम रहता है। जो 2 एम्पियर जा रहा है वो 2 एम्पियर हर एक प्रतिरोध में से जाएगा। समझ आई? कर सकते हो इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहो, नहीं तो एक बार दूसरा समझ लो, फिर इकट्ठे कर लेना, आप इकट्ठे का स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखो क्या है आपको दिया हुआ, यदि कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल, 9 नंबर क्वेश्चन है ये बुक का, विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। यानी आपको क्या पूछा हुआ है, अधिकतम धारा पूछी हुई है। तो सबसे पहले जो चीजें दी हुई है वो लिख लो, सॉल्यूशन गिवन क्या आपको, विद्युत वाहक बल यानी E का मान गिवन है 12 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध यानी R, मैंने आपको कहा था इसको चिन्ह के रूप में लिख लिया करो, सिंबल के रूप में। अब निकालनी है आपको धारा, ठीक है, धारा का मान निकालना है। और आपको पता है कि अगर मान लो इसमें से धारा कोई प्रवाहित होती है, अगर मान लो R आप क्या लेते थे, बाह्य प्रतिरोध लेते थे, तो उसमें से धारा का मान I बराबर E अपॉन R प्लस R था। अब ये कहोगे कि सर ये कहां से आया, तो आप ये वाला टॉपिक देख लेना, जो सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता हमें धारा निकाली थी वो यही थी।
अब एक वर्ड इसने बोला हुआ है अधिकतम, अधिकतम धारा। तो देखो अधिकतम धारा तब होगी जब आप कोई प्रतिरोध नहीं लगाओगे, यानी इससे डायरेक्ट करंट लोगे, रास्ते में कोई प्रतिरोध नहीं लगाओगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट करंट लेंगे मतलब आर का मान जब जीरो होगा तो ये धारा का मान अधिकतम, क्योंकि नीचे वाला जो मान है न्यूनतम होना चाहिए धारा का मान अधिकतम होने के लिए, तो आर का मान तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो ये जीरो अपने मानेंगे यहां पर कि अधिकतम धारा हेतु, अधिकतम धारा हेतु आर बराबर जीरो होगा, ये कंडीशन है अधिकतम धारा की, ठीक है। तो आई मैक्सिमम जो इसमें से जाएगा वो ई बटा स्मॉल आर होगा, और ई का मान 12 और स्मॉल आर का मान 0.4, तो हटाया तो ये आ गया 30 एम्पियर। समझ आई बात, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अधिकतम धारा का मान आ गया आपके पास। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अधिकतम धारा का मान निकाल सकते हो। तो अब दो क्वेश्चन है आपके पास, दोनों करवा दिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनको उतार लो। और एक लास्ट क्वेश्चन अपने करते हैं 11वां, फिर आपका क्या है, ये वाला चैप्टर कंप्लीटली 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इनको उतारो, फिर अपने करते हैं 11वां क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पिछले पार्ट में करवा चुका हूं, और 12 नंबर क्वेश्चन उससे पिछले पार्ट में अपने किया था कि एक कुंडली जिसका प्रतिरोध आपको दिया हुआ है 4.2 ओम है, पानी में डूबी हुई है, यदि इसमें 2 एम्पियर की धारा 10 मिनट हेतु प्रवाहित की जाए तो कुंडली में कुल कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा का मान आपको निकालना है और कैलोरी में निकालना है आपको, समझ आई बात। तो सबसे पहले इसको अपने जो जो चीजें दी हुई है वो लिख लो जो इसमें गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है, कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध वो आपको कितना दिया हुआ है, आर 4.2 ओम, 4.2 ओम आपको दिया हुआ है। फिर आपको दिया धारा, तो कुंडली में प्रवाहित धारा यानी आई मान आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर। अब आपको क्या है, 10 मिनट के लिए प्रवाहित है, तो जो समय है इसमें टी वो क्या है, 10 मिनट है। मैंने आपको हर बार कहता हूं, पहले भी हर एक क्वेश्चन में बोलता हूं, ये जो आपको चीज दी होती है इसका सिंबल लिखा करो साथ में, ठीक है ना। तो 10 मिनट है, अब आपको पता है ऐसा यूनिट सेकंड होती है, तो इसको सेकंड में चेंज करो, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मतलब 600 सेकंड हो गए, 600 सेकंड का समय हो गया। अब आपसे पूछा है कि कुंडली में कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, कैलोरी में ऊष्मा का मान पूछा है आपको, ठीक है। तो कैलोरी में जब ऊष्मा का मान पूछा है तो सबसे पहले अपने जूल में निकालेंगे, अपने पास जो राशियां ओम एम्पियर सेकंड ऐसा यूनिट है, और ऐसा यूनिट ऊष्मा की होती है जूल, ठीक है ना। जूल में निकालेंगे, उसको कैलोरी में चेंज कर देंगे बाद में, क्योंकि इसने यहाँ पे स्पेशल लिखा भी है कैलोरी में ऊष्मा ज्ञात करो, कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो अब अपने ऊष्मा H जो होती है उसका मान बताओ क्या होता है, आई आर और टी की फॉर्म में, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, मैंने आपको बताया था। और अगर डायरेक्ट कैलोरी में निकालनी है तो मैंने कहा था जे लगा दो बटा में, ठीक है ना, वो जे क्या आ जाएगी कैलोरी में। तो आप पहले क्या करो, इसको जूल में निकालो, तो आई स्क्वेयर, आई का स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर। अब क्या आर, आर कितना है 4.2, और टी कितना है 600, तो आप लिख सकते हो 4, और 4 को 600 से किए 2400 गुणा 4.2। अब 4.2 को गुणा करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर भी दो, तो इतने क्या आ जाएगी, जूल आ जाएगी, इतने जूल ऊष्मा आपके पास आ जाएगी। अब आपको एक चीज ये मैंने बताई थी कि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.2 जूल होते हैं। 1 कैलोरी बराबर क्या होते हैं, 4.2 जूल। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी ने एक क्वेश्चन ने मेरा सिलेक्शन रोका था, ठीक है ना। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तो अगर मैं यहां से 1 जूल की वैल्यू निकालूं तो ये 4.2 इधर आ जाएगा, तो 1 बटा 4.2 कैलोरी, यानी आपको 1 जूल अगर को कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। समझ आई बात। तो मतलब आपको अब इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, जूल को आपको किस में बदलना है, कैलोरी में बदलना है। तो अब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा का मान कैलोरी में, ऊष्मा का मान कैलोरी में, ठीक है। तो कैलोरी में आपको क्या करना पड़ेगा,
H इज इक्वल टू जो 2400 गुणा 4.2 ये जूल है, इसको 4.2 से भाग करना पड़ेगा और साथ में यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कैलोरी लगाना पड़ेगा। क्योंकि इस जूल की जगह पे इस एक जूल यानी इसको जूल को एक जूल भी तो मान सकते हैं, गुणा में एक लगा दो आप, फर्क थोड़ा पड़ता है उससे कोई। इस एक जूल की जगह अपने 1/4.2 रखते हैं, तो 4.2 से 4.2 कैंसिल, तो ये आ गया 2400 कैलोरी। या आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आपको डायरेक्ट कैलोरी में ऊष्मा का मान चाहिए H, तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था I²RT अपॉन में J कैलोरी, और इस J का मान मैंने कहा था कि आपको 4.2 जूल बटा कैलोरी होता है। ठीक है, तो जूल बटा कैलोरी इसका मान होता है। तो अब अपने क्या कर सकते हैं, 4.2 डायरेक्ट रख दो आप, ये कांस्टेंट क्योंकि अब आपने कैलोरी लगा ही दिया है, तो जे का मान 4.2 यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हो, फिर आपका आंसर आ जाएगा बटा में जे। ठीक है, जे कैलोरी में साथ में आ जाएगा, तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे 4.2 से भाग दे के आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चे आपके थे क्वेश्चंस, जिसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सॉल्व करवाया है। अब इनको करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, ठीक है ना। तो मेहनत करो, इसको बार बार करके देखो क्वेश्चंस को, फिर ही आपके समझ आएंगे। तो अब मिलते हैं अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।